Hello students, the topic of today's video is notice writing और बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप लोगों ने अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड तो देखा ही होगा और उस पर काफ़ी नोटिसेस भी पढ़े होंगे, जैसे किसी कंपटीशन से रिलेटेड नोटिस, आपके स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना है उससे रिलेटेड नोटिस, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इफ़ेक्टिव नोटिस कैसे लिखा जाता है? नोटिस राइटिंग के लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है एंड हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव नोटिस। सो लेट्स वी स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नोटिस। नोटिस क्या होता है? नोटिस का अर्थ होता है सूचना। अ नोटिस इज़ अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। जो नोटिस होता है वो रिटन या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है। ये हैंड रिटन भी हो सकती है या कोई प्रिंटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड और अबाउट टू हैपन। और ये नोटिस जो लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सूचित करना। लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि हम उनको पर्सनली कांटेक्ट करके इन्फॉर्म नहीं कर सकते, तब नोटिस का यूज़ किया जाता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सूचित करने के लिए अबाउट समथिंग, उस चीज़ के बारे में दैट हैज़ हैपेंड, जो हो चुकी है, और अबाउट टू हैपन या होने वाली है। इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, ये कोई आने वाली इवेंट हो सकती है। कंपटीशन हो सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, किसी चीज़ के खोने की सूचना हो सकती है कि किसी चीज़ के मिलने की सूचना हो सकती है। और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कोई एक साधारण सूचना टू बी डिलीवर टू द टारगेटेड ऑडियंस, जिसमें नोटिस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उस सूचना को टारगेटेड ऑडियंस मीन्स जिन तक हम उस सूचना को पहुंचाना चाहते हैं वे लोग, वो कहलाएंगे टारगेटेड ऑडियंस। तो उन तक उस सूचना को पहुंचाना, उन लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए नोटिस लिखे जाते हैं। अब नोटिस की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? किस लैंग्वेज में नोटिस लिखा जाना चाहिए? तो लैंग्वेज ऑफ द नोटिस, फर्स्ट पॉइंट, नोटिस शुड बी टू द पॉइंट। तो जो नोटिस होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर नोटिस लिखना है सिर्फ उसी पर वो फोकस्ड होना चाहिए। हमें उसमें कुछ भी इधर उधर की बातें, राउंड अबाउट बात नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। जो नोटिस की जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल हम सबको पता है, दैट मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आनी चाहिए। एंड फॉर्मल, और फॉर्मल होनी चाहिए। अब ये जो वर्ड फॉर्मल है, ये फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? तो फॉर्मल लैंग्वेज हम देखते हैं, यहाँ मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है फॉर्मल लैंग्वेज को, क्योंकि आपने फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, बहुत ये वर्ड आपने इंग्लिश राइटिंग में ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, फॉर्मल वर्ड। तो फॉर्मल लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज इज लेस पर्सनल देन इनफॉर्मल लैंग्वेज। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज के कंपैरिजन में कम पर्सनल होती है। दैट मीन्स पहले हम देखें इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या अपने क्लोज एक्वेंटेंस, ऐसे लोगों के साथ में जो हम बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसे इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। तो और जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो फॉर्मल लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज से कम पर्सनल होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन राइटिंग फॉर प्रोफेशनल और एकेडमिक पर्पसेस। जब हम किसी
एकेडमिक ऑब्जेक्टिव से यानी किसी शैक्षणिक उद्देश्य से या किसी प्रोफेशनल व्यावसायिक उद्देश्य से जब कुछ लिखा जाता है, कुछ रिटन वर्क होता है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। फॉर्मल लैंग्वेज डज नॉट यूज़ कोलोक्वियलिज्म्स। तो फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उसमें कोलोक्वियलिज्म्स ये इसका बहुत कम यूज़ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं इस वर्ड को? ये रीजनल और लोकल वर्ड्स, रीजनल और लोकल वर्ड्स, फ्रेजेस और एफोरिज्म। कोलोक्वियलिज्म में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारे क्षेत्रीय शब्द होते हैं, लोकल वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और एफोरिज्म मीन्स कहावतें, जो हमारी स्थानीय कहावतें होती हैं, जो लोकल भाषा के जो शब्द होते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं किए जाते। एंड कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस होता है किसी वर्ड का, किसी शब्द का छोटा रूप, उसे संक्षिप्त रूप में लिखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि want इन द प्लेस ऑफ will not। जैसे अगर हम will not के प्लेस पर want यूज़ करते हैं, have not के प्लेस पे haven't यूज़ करते हैं, do not के प्लेस पर don't यूज़ करते हैं, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं किए जाते। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सच एज आई और वी, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, इनके यूज़ को भी मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज में अवॉइड किया जाता है, इनका यूज़ करने से बचा जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू राइट इफ़ेक्टिव नोटिसेस। अगर हमें अपने नोटिस को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने नोटिस में इंक्लूड करें जिससे हमारा नोटिस एक इफ़ेक्टिव नोटिस बनेगा। एन इफ़ेक्टिव नोटिस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। तो एक अच्छे नोटिस में जो ये कुछ नीचे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर ये पॉइंट्स हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा जो नोटिस है वो एक इफ़ेक्टिव नोटिस होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज़ नोटिस शुड बी इन ए प्रॉपर फॉर्मेट इन ए बॉक्स। हमें नोटिस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में यानी बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस, फिर उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस या स्कूल, हमें उसका नाम लिखना है। देन डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, इसके बाद जिस डेट में वो नोटिस जारी किया गया है, इशू किया गया है, वो डेट मेंशन करनी है। द टाइटल नोटिस, इसके बाद हमें, चूँकि हम नोटिस लिख रहे हैं तो इसके बाद ये टाइटल नोटिस ये हमें लिखना है। देन अ सूटेबल आई कैचिंग हेडिंग, फिर जो भी हमारा नोटिस का कंटेंट है उसके लिए हमें एक आई कैचिंग हेडिंग लिखनी है। आई कैचिंग हेडिंग मीन्स एक ऐसी हेडिंग जो लोगों को उस नोटिस को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट करे। एंड देन द कंटेंट स्टेटिंग पर्पस, ओकेजन, डिटेल्ड शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद जो हमारा कंटेंट होगा उस कंटेंट में जो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए वो है पर्पस, यानी आपका जो नोटिस का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, नोटिस क्यों लिखा है। ओकेज़न, किस ओकेज़न पर ये नोटिस लिखा गया है। डिटेल्ड शेड्यूल, अगर जो भी नोटिस का कंटेंट है उसका शेड्यूल, यानी अगर कोई इवेंट है, कोई टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसका पूरा शेड्यूल कंटेंट में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे डेट, अगर कोई कंपटीशन है, कोई इवेंट है तो किस डेट में है, किस टाइम पे है। उसका वेन्यू, वेन्यू मीन्स प्लेस, उसका प्लेस मेंशन होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम की अवधि, ड्यूरेशन की, प्रोग्राम कितने बजे से
कितने बजे तक होना है। एंड द लास्ट स्टेप इज सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। और लास्ट में हमें ये नोटिस जिसने भी जारी किया है, जिसने भी लिखा है, उस पर्सन का सिग्नेचर, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पद, ये सारी चीज़ें एक नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट you can see that here are some useful hints for you for notice writing. Here are some types of notices, and on the right hand you can see the important points to be included. The first type of notice is lost and found notice. लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस मैंने भी बताया था कि इस नोटिस में हम ये सूचना देते हैं कि कोई आर्टिकल खो गया है या किसी को कुछ सामान मिला हुआ है। तो अगर इस टाइप का नोटिस हमें लिखना है तो उस नोटिस के कंटेंट में हमें क्या इंक्लूड करना है, उसका कंटेंट हमें कैसा लिखना है, ये यहाँ पर है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट और फाउंड। हमें जो भी आर्टिकल मिला है या हमारा खोया है, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। देन डेट, टाइम, अप्रॉक्सीमेट एंड प्लेस। ये अप्रॉक्सीमेट मीन्स होता है लगभग। अगर कभी कभी कुछ चीज़ हमारी खोती है तो हम कंफर्म नहीं होते हैं कि वो किस समय खोई होगी, तो लगभग एक हम अंदाज लगाते हैं कि शायद इस समय ये चीज़ खोई होगी। तो वो डेट, टाइम और प्लेस, तीनों चीज़ें अबाउट कि क्या डेट होगी, क्या टाइम और क्या प्लेस जब वो सामान खोया। डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, इसके बाद हम जो सामान खोया है उस आर्टिकल की डिटेल देंगे, जिसको पढ़ने के बाद अगर किसी को वो सामान मिलता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये सामान वही सामान है जिसका नोटिस मैंने पढ़ा था। तो इसकी डिटेल में हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उस आर्टिकल का नेम, कलर, साइज़, मॉडल नंबर। इसके अलावा और भी जो डिटेल आप उस आर्टिकल के बारे में अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। होम टू कॉन्टैक्ट, अगर किसी का कोई सामान खोया है और किसी को कोई सामान मिलता है तो वो किसके पास उसे वो सामान रिटर्न करना है, कैसे रिटर्न करना है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है कि अगर आपको ये सामान मिलता है तो फाइंडर में कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। व्हेन एंड वेयर, उसे कब कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, ये डिटेल भी नोटिस में होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नोटिस इज टूर्स एंड कैंप्स। टूर्स और कैंप्स के लिए जो नोटिस होते हैं उसमें पहले जो कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है ये किस डेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस कैंप का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ड्यूरेशन किस डेट से किस डेट तक, कितने दिनों के का टूर ऑर्गेनाइज किया गया है या कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, प्लेस ये टूर या कैंप किस जगह पर होना है, एक्सपेंडिचर और इस पर कितना खर्च आएगा, यानी अगर स्टूडेंट उस टूर या कैंप को ज्वाइन करता है तो उसे इसके लिए कितना पैसा देना होगा, कितना पैसा उसे सबमिट करना होगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा टूर और कैंप्स के लिए अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ विशेष अगर निर्देश हैं डूज एंड डोंट से रिलेटेड कि उन्हें टूर या कैंप में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस भी नोटिस में दिए जाते हैं। एंड देन कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस कि अगर आप उस टूर और कैंप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसके पास आपको अपना नाम देना है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, इसके लिए कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। एंड देन इवेंट्स, इफ़ द नोटिस इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, then
फर्स्ट द नेम ऑफ द इवेंट, कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है, उस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ओकेज़न क्या है, किस अवसर पर ये आयोजित की जा रही है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, ये अभी मैंने मेंशन किया था कि उसका डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन उसकी अवधि क्या होगी, कितने आवर्स के लिए वो इवेंट होगी या कितने डेज़ की इवेंट होगी, प्लेस या वेन्यू, जगह क्या होगी, स्थान क्या होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन मतलब अगर उस इवेंट में हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, अगर कुछ सिलेक्टेड लोग ही उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जिस किसी को भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर ये एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर है तो वो भी नोटिस में मेंशन होती है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर कोई विशेष निर्देश हैं तो वो कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर, और अगर कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे किसके पास कॉन्टैक्ट करना है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ नोटिस इज अबाउट मीटिंग्स। मीटिंग के लिए भी हमें डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा एंड पर्पस, जो मीटिंग रखी गई है वो किस पर्पस से रखी गई है, उसका एजेंडा क्या है, किस उद्देश्य से रखी गई है, हु इज़ टू अटेंड, किस किस को वो मीटिंग अटेंड करनी है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इफ एनी, अगर कोई विशेष निर्देश है मीटिंग के संबंध में तो वो, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर, कि अगर आपको मीटिंग से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए है या कुछ तो उसके लिए कॉन्टैक्ट एड्रेस और नंबर भी नोटिस में दिया होता है। अगर आप ये जो मैंने ये आपको टाइप्स ऑफ नोटिस बताए हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए हैं, अगर आप हर टाइप के नोटिस के साथ में अगर आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से अगर समझ लें कि आपको किस टाइप में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, तो आपको नोटिसेस क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा भी नोटिस लिखने के लिए दे दिया जाए, आप इजीली वो नोटिस लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ नोटिस राइटिंग के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी लिया हुआ है कि जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नोटिस कैसे लिखा जाता है। ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैंने आपकी वर्कबुक से लिया हुआ है, वर्कबुक के लेसन 4 से। द क्वेश्चन इज़ योर बुक्स वर लॉस्ट व्हेन यू वर आउट इन द गेम्स पीरियड। जब आप गेम्स पीरियड में बाहर थे तब आपकी बुक्स खो गई हैं। ड्राफ्ट अ नोटिस इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल। तो जो आर्टिकल आपका खो गया है उसकी डिटेल देते हुए आप एक नोटिस बनाइए। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटिस का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले आपको नोटिस एक बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये आपको ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि ये मैंने चारों तरफ से ये इस नोटिस को एक बॉक्स में, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये आप देखेंगे। ये नीचे भी आपको एक बॉक्स की लाइन दिखाई दे रही है। तो पहले इसको मैंने ये बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद सेकेंड स्टेप था, सेकेंड पॉइंट था कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम मेंशन करना है। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल टीकमगढ़। नेक्स्ट आपको डेट मेंशन करनी है, ये डेट मेंशन की हुई है। इसके बाद आपको टाइटल लिखना है नोटिस, और जो ये टाइटल नोटिस है इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। और इसके बाद आई कैचिंग हेडिंग, यानी जो हमारा कंटेंट है, जो क्वेश्चन में हमने देखा है कि जो हमारा कंटेंट होगा वो लॉस्ट आर्टिकल के लिए है कि हमारी बुक्स हैं वो खो गई हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो टाइटल है, जो हेडिंग है वो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, जो हमारा आर्टिकल खो गया है तो इसके लिए ये हमारी हेडिंग है। इसके बाद हमारा कंटेंट, इट इज़ हियरबाय इन्फॉर्म टू ऑल, सभी को सूचित किया जाता है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा था, नेक्स्ट पॉइंट था कि अब हमें जो हमारा
आर्टिकल खो गया है उसका नाम बताना है कि हमारा कौन सा आर्टिकल खो गया है। दैट द बुक्स ऑफ हायर सेकेंडरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव बीन लॉस्ट। तो यहाँ हमने बताया कि हमारी हायर सेकेंडरी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बुक्स खो गई हैं। इन द क्लासरूम, कहाँ खो गई हैं, ये हमने प्लेस बताया कि कहाँ पर थी वो जब खो गई, इन द क्लासरूम। और टाइम कि वो बुक्स कब खोई, तो इसमें ये टाइम है व्हेन द अंडरसाइंड वाज आउट इन द गेम्स पीरियड। जब, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है अंडरसाइंड। अभी तक शायद आपने जो नोटिस पढ़े होंगे उसमें आपने आई और वी का यूज़ भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैंने ये अंडरसाइंड वर्ड यूज़ किया है और आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि अंडरसाइंड वर्ड जो है, मैंने आपको बताया था कि नोटिस राइटिंग में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है और जब फॉर्मल लैंग्वेज में नोटिस लिखे जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे आई और वी, इनके यूज़ को अवॉइड किया जाता है। नोटिस में ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मीन्स क्या होता है, आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारा ये नोटिस का कंटेंट ख़त्म हुआ है वहाँ पर जिसने भी ये नोटिस इशू किया है उसका यहाँ पर सिग्नेचर, उसके यहाँ पर सिग्नेचर और नाम, सिग्नेचर, नेम, सेक्शन। सेक्शन इसलिए है क्योंकि ये एक स्टूडेंट ने ये नोटिस इशू किया है इसलिए सेक्शन लिखा हुआ है। अगर कोई अथॉरिटी होती, कोई जनरल सेक्रेटरी होता, अगर प्रिंसिपल होता तो यहाँ पर वो लिखा जाता। तो अंडरसाइंड का मीनिंग है कि नोटिस जिसने इशू किया है, जिसके साइन नीचे हैं, जिसके साइन नीचे हैं उसकी बुक्स खो गई हैं। इन द क्लासरूम व्हेन द अंडरसाइंड वाज आउट इन द गेम्स पीरियड, जिसके सिग्नेचर नीचे हैं जब वो गेम्स पीरियड में बाहर था तब उसकी ये दोनों बुक्स खो गई हैं। द बुक्स आर न्यू विथ एन ऑरेंज कवर एंड स्वर्णा जैन इज रिटन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ बोथ द बुक्स। अब हमें लॉस्ट आर्टिकल की डिटेल लिखनी है कि जो आर्टिकल खो गया है उसके बारे में हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसमें लिखा हुआ है द बुक्स आर न्यू, जो बुक्स हैं वो एकदम नई हैं, विथ एन ऑरेंज कवर, और उनका जो कवर है वो ऑरेंज कलर का है, एंड स्वर्णा जैन इज़ रिटन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ बोथ द बुक्स, और जो दोनों बुक्स हैं उनके पहले पेज पर स्वर्णा जैन लिखा हुआ है। द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, अब हमें लिखना है कि अगर किसी को ये मिलता है तो वो किसे कॉन्टैक्ट करे, कैसे कॉन्टैक्ट करे या कहाँ पर वो बुक्स को सबमिट कर सकता है। द फाइंडर में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड जिसके नीचे साइन हैं, जिसने ये इशू किया है, अगर फाइंडर को बुक्स मिलती हैं तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है टू रिटर्न द बुक्स, बुक्स को रिटर्न करने के लिए, और डिपॉजिट देम इन द लाइब्रेरी, या उन्हें लाइब्रेरी में जमा कर सकता है। ये हमारा कंटेंट था। और इसके बाद जो लास्ट हमारा स्टेप है वो है यहाँ S/D लिखा हुआ है जिसका मीनिंग होता है सिग्नेचर्ड या साइंड। यहाँ पर साइन होते हैं, देन नेम स्वर्णा जैन, एंड देन सेक्शन, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर। हमने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है क्योंकि हमने ऊपर कंटेंट में दिया है कि अगर किसी को बुक्स मिलती हैं तो वो अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट कर ले, इसलिए हमने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आपने देखा कि ये जो नोटिस है ये पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नोटिस है कि एक नोटिस का सही फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में हम नोटिस लिखें तो एक इफ़ेक्टिव नोटिस राइटिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप अपने वर्कबुक में जो लेसन 4 में नोटिस राइटिंग से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हैं, अगर आप उनके भी आंसर्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, तो मैं उनके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।